अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेज़ी के मॉडर्न और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स की बहस शुरू की थी। ये उसी का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, जिसमें हम बहुत सी मुफीद और हम ताबीरात सीखने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करते हैं। अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसानी के लिए इन सभी स्ट्रक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है देयर इज़ नो अदर वे बट टू, के अलावा कोई और चारा या कोई और रास्ता नहीं है या नहीं था। आमतौर पे हम इस तरह के जुमले भी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए कि फ़लाँ काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है या और कोई चारा नहीं था। उसके लिए ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए देयर इज़ या देयर वाज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर पास्ट के बारे में जुमला होगा तो वाज का, और अगर प्रेजेंट के बारे में होगा तो इसका। देयर इज़ या वाज, उसके बाद नो अदर वे बट टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है देयर इज़ नो अदर वे बट टू सफ़र, बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं है। देयर वाज नो अदर वे बट टू रिटोट, दंदा शिकन यानी मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देयर इज़ नो अदर वे बट टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेज़ी सीखने के सिवा कोई और चारा नहीं है। अगला है स्ट्रक्चर इट अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसा लगा कि या मुझे लगा कि। स्ट्रक्चर इसका बनेगा इट अकर्ड टू मी डैट, उसके बाद कोई भी आगे सेंटेंस आएगा। जैसे इट अकर्ड टू मी डैट यू अब्यूज्ड मी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे गाली दी। इट अकर्ड टू मी डैट वी कैन बिकम गुड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बन सकते हैं। इट अकर्ड टू मी डैट डॉक्टर्स कुडंट सेव हिम, मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टरों ने उन्हें नहीं बचाया, यानी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इट अकर्ड टू मी डैट यू आर कॉलिंग मी, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो। तो जब भी कभी बोलना हो कि मुझे ऐसा लगा, या ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, या ऐसा लगा आगे आपको कोई काम बोलना हो, तो इट अकर्ड टू मी डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत हो या ज़रूरत हुई या ज़रूरत पड़ी। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इफ़ नीड बी, आगे कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस बन सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे इफ़ नीड बी कॉल अ डॉक्टर, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर को बुला लेना। इफ़ नीड बी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी टेक माई कार, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर लेना। इफ़ नीड बी आई विल आस्क यू, अगर ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे पूछ लूँगा। इफ़ नीड बी कम टू मी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना। इफ़ नीड बी आई विल कॉल यू, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अगला है डू वंस लेवल बेस्ट, कोई कसर ना छोड़ना या पूरी कोशिश करना, मुकम्मल जिद्दोजहद करना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डिड में से कोई एक, फिर पजेसिव केस यानी हीज़, हर, देयर वगैरह, और उसके बाद लेवल बेस्ड, फिर टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। जैसे मिसालों से समझते हैं कि ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश सीखने में पूरी कोशिश की, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यू डिड योर लेवल बेस्ट टू डिफेम मी, तुमने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस तरह डू योर लेवल बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम, इम्तिहान पास करने में कोई कसर मत छोड़ना, पूरी कोशिश करना। शी डज़ हर लेवल बेस्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, वो पहली पोजीशन हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, यानी वो पहली पोजीशन हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको बोलना हो पूरी कोशिश करना, कोई कसर न छोड़ना। अगला है अ कपल ऑफ समथिंग, आगे कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो सकता है, दो चार या कुछ, चंद या एक दो।
सेंटेंस पहले होगा इसका स्ट्रक्चर, पहले कोई भी सेंटेंस आ सकता है, आखिर में अ कपल ऑफ टाइम आ सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरह चलेगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं यहाँ 2-4 दिन रुकने वाला हूँ। इसका इस्तेमाल होता है अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ टाइम, अ कपल ऑफ ईयर्स, इस तरह। तो आपको जब एक से ज़्यादा दिन या एक से ज़्यादा के बारे में बोलना हो तो अ कपल ऑफ आगे बाकी लगा सकते हैं। मैं यहाँ 2-4 दिन रुकने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ couple of days. You will be all right in a couple of days. तुम चंद दिनों में ठीक हो जाओगे, यानी 2-4 दिनों में ठीक हो जाओगे। We have been here for a couple of minutes. हमें यहाँ आए हुए 2-4 मिनट्स हुए हैं। I have a couple of white shirts. मेरे पास 2-4 सफ़ेद कपड़े हैं, यानी चंद 2-4 सफ़ेद कपड़े हैं। अगला है get along with, किसी के साथ बनना, निभना बोलते हैं, किसी के साथ बनना। आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं कि मेरी उसके साथ नहीं बनती है या फ़लाँ की फ़लाँ के साथ नहीं बनती है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे, बनती है नहीं बनती है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर गेट अलॉन्ग विद, उसके बाद अदर्स। यहाँ पर गेट अलॉन्ग में जो है अगर नेगेटिव होगा तो फिर नोट का इस्तेमाल होगा, उस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। जैसे ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, उसकी अपने भाई से नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि ये नेगेटिव था, नहीं बनती है, तो डजंट का इस्तेमाल हुआ ही सब्जेक्ट के हिसाब से। सर आई गेट अलॉन्ग विथ माई नेबर, मेरी अपने पड़ोसी से बनती है। वसीम डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज क्लास टीचर, वसीम के अपने उस्ताद से नहीं बनती है, क्लास टीचर से नहीं बनती है। नाजिम गेट्स अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, नाजिम की अपनी बीवी से बनती है। अगला है हेल्ड, लगता है, लगा, लगेगा। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इसे, इसका इस्तेमाल भी आमतौर पे होता है जब कोई मीटिंग, इम्तिहान, क्लास, प्रोग्राम या सेमिनार, जलसा, शादी पार्टी या फिर कोई और भी पार्टी हो या मेला वगैरह होने वाला हो और हमें बताना हो उसके होने के बारे में, उसके लिए हेल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्ड आएगा। होल्ड भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन दूसरी जगह होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज़ हेल्ड या वाज हेल्ड या विल बी हेल्ड, उसके बाद आगे दूसरी चीज़ें आएंगी। इस तरह इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे इंग्लिश क्लास इज़ हेल्ड ऑन संडे, अंग्रेज़ी क्लास इतवार को होता है। बताना है कि भाई अंग्रेज़ी का क्लास कब होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह कि अंग्रेज़ी का क्लास इतवार को होता है, तो इंग्लिश क्लास इज़ हेल्ड ऑन संडे, मुनक़िद होता है, ये कह सकते हैं। द फेयर इज़ हेल्ड इन द विलेज, मेला गांव में लगता है, होता है, लगता है। और एग्ज़ाम इज़ हेल्ड इन मार्च, हमारा इम्तहान मार्च में होता है। द मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, मीटिंग कल होगी, कल होगी। यहाँ पर होगी के लिए जो है हैपन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर मुनाकिद होने के माना में असल। द मैरिज पार्टी वाज हेल्ड यस्टरडे, शादी पार्टी कल हुई थी, यानी कल शादी पार्टी हुई थी। तो जहाँ भी इस तरह प्रोग्राम वगैरह किसी भी तरह का मुनाकिद करने की बात हो, होने लगने की बात हो, वहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मौका महल के हिसाब से इज़ हेल्ड या वाज हेल्ड या विल बी हेल्ड जो होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अप टू द मार्क, मन के मुताबिक, मेयार के मुताबिक। सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कुछ लग जाएगा, उसके बाद अप टू द मार्क। जैसे योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप द मार्क, तुम्हारी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस मन के मुताबिक यह नहीं है, मेयार के मुताबिक नहीं है, यानी जैसे सोचा था इतना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं है। योर इंग्लिश इज़ अप टू द मार्क, आपकी इंग्लिश मेयार के मुताबिक है। हिज वर्क इज़ अप टू द मार्क, उसका काम मन के मुताबिक है। माई अर्निंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, मेरी कमाई मन के मुताबिक नहीं है। अगला है अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा है या शर्म आती है, किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए कि वो फ़लाँ चीज़ पर शर्मिंदा है या अपने काम पर शर्मिंदा है या उसे इस काम पर जो है शर्म आती है वगैरह वगैरह, उसके लिए अशेम्ड ऑफ का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कुछ एक, और उसके बाद अशेम्ड ऑफ, फिर आगे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, यानी चौथी शक्ल वर्ब की, या फिर नॉन आ सकता है।
से आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन लेज़ी, मुझे अपने काहिल होने पर शर्म आती है। इस तरह शी इज़ अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग, वो गाली देने पर शर्मिंदा है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ फाइटिंग यू, वो तुमसे लड़ाई करके शर्मिंदा है। दे आर अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, वो लोग झूठ बोलने पर या झूठ बोल कर शर्मिंदा है, झूठ बोलने पर उन्हें शर्म आ रही है झूठ बोलने की वजह से। अगला है इफ़ पॉसिबल, हो सके तो, किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि हो सके तो ऐसा कर लेना, हो सके तो फला काम कर लेना, तो उसके लिए इफ़ पॉसिबल का इस्तेमाल करेंगे। पहले सेंटेंस आएगा, आखिर में इफ़ पॉसिबल, या शुरू में भी इफ़ पॉसिबल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उमूमन आखिर में। जैसे बी नाइस टू पीपल इफ़ पॉसिबल, हो सके तो लोगों के तई अच्छे बनिए, अच्छे बनो, किसी को मशवरा देते हुए कह सकते हैं। माइंड योर बिजनेस इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से मतलब रखो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपनी इज़्ज़त करो, यानी खुद अपनी इज़्ज़त करो। अगला है डिक्रीज़ योर ईगो इफ़ पॉसिबल, हो सके तो अपनी अना को या अनानियत को कम करो, ज़्यादा घमंड ना रखो, कम करो। अगला है इनवर्डली, मन ही मन या मन ही मन में। सेंटेंस पहले लिखेंगे, उसके बाद आखिर में इनवर्डली लिखेंगे। एग्जाम्पल है ही इज़ स्माइलिंग इनवर्डली, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। ही इज़ अब्यूजिंग यू इनवर्डली, वो तुम्हें मन ही मन गाली दे रहा है। आई थिंक अबाउट यू इनवर्डली, मैं मन ही मन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अगला है एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब, यानी बार बार, कई बार बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि जब देखो तब तुम ऐसे करते रहते हो, जब देखो तब तुम गाली देते रहते हो, जब देखो तब तुम जो है बुराई बयान करते रहते हो, इस तरह बोलते हैं। तो उसके लिए सेंटेंस पहले लिखेंगे, फिर एवरी नाउ एंड देन, या फिर उलट सकते हैं, एवरी नाउ एंड देन शुरू में लिख सकते हैं, फिर आखिर में सेंटेंस, दोनों तरह चलेगा। एग्जाम्पल है वाई डू यू एडमायर हिम एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब तुम उसकी तारीफ़ क्यों करते रहते हो। इस तरह ही स्पीक्स इल ऑफ मी एवरी नाउ एंड देन, जब देखो तब वो मेरी बुराई बयान करता है। एवरी नाउ एंड देन ही अब्यूजेज मी, जब देखो तब वो मुझे गाली देते रहता है। ही अब्यूजेज मी, वो मुझे गाली देता है या गाली देते रहता है। इस तरह अगला है एवरी नाउ एंड देन ही प्लेज, जब देखो तब वो खेलते रहता है, और कोई काम है ही नहीं, जब देखो तब खेलते रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।